लहंगा तुम्हारे गोरे रंग पर बहुत खिलेगा। और ये ले, तेरे लिए ये साड़ी है। माँ, आपने खुशबू को शादी के लिए इतना सुंदर लहंगा दिया और आप मुझे ये साड़ी दे रही हो। देखिए महेंद्र भाई साहब, लड़की तो हमें आपकी पसंद है, लेकिन दहेज में हमें 20 लाख कैश और एक बड़ी गाड़ी चाहिए। अरे भाई साहब, लेकिन 20 लाख रुपए कैश और गाड़ी देना तो हमारी हैसियत से बाहर है। हम लोग इतना दहेज कैसे दे पाएंगे? अरे घर में इतनी काली बेटी रखी है और दहेज की हैसियत नहीं है। तुम लोगों की बिना दहेज के तो इस लड़की की शादी इस जन्म में होने से रही। इतना बोलकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद काश मैं इसे पैदा होते ही मार देती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। उसकी माँ बेटी को ताने देने लगती है, जिसके बाद वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, तूने मुझे आखिरकार काला क्यों बनाया? अगर तू भी मुझे इन लोगों की तरह गोरा बनाता तो माँ और खुशबू कभी मुझसे परेशान नहीं होते और कोई भी मुझसे नफरत नहीं करता। भगवान, तूने आखिरकार क्यों बनाया मुझे काला? काली बेटी ऐसे रोने लगती है और अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। दरअसल ज्योति और खुशबू दोनों सगी बहनें थीं, पर उनका रंग अलग था, इसीलिए बचपन से ज्योति के माँ बाप उसे पसंद नहीं करते थे। माँ, आप रोज रोज मुझे ये काला टीका क्यों लगाती हो? ताकि मेरी गुड़िया रानी को किसी की नजर न लगे। माँ, मुझे भी काला टीका लगाओ ना। क्यों? तू क्या कहीं की कोई अप्सरा है जो मैं तुझे काला टीका लगाऊं? भगवान ने तुझे खुद इतना बड़ा काला टीका बनाकर भेजा है, तुझे भला काले टीके की क्या जरूरत है? माँ अपनी गौरी बेटी को गोद में लेकर कमरे में सोने चली जाती है। उसके बाद काली बेटी आंखों में आंसू लिए बाहर घर के आंगन में आकर बैठ जाती है और आधी रात हो जाती है। जब रात को उसका पिता घर आता है और उसे देखता है, तब हे भगवान, घर में घुसा नहीं कि इस मनहूस को रोता हुआ देख लिया। अरे इस घर में कोई मुझे खाने देने वाला है या नहीं? भूख के मारे जान निकली जा रही है। अपने पिता की आवाज सुनकर काली बेटी रसोई में जाकर अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है। ये लो पापा, खाना खा लो। माँ और खुशबू तो सो गई हैं। तू तो अभी तक जाग कर क्या कर रही है? उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया ना, इसीलिए मैं यहीं बैठ गई थी और आपका इंतजार कर रही थी। अपनी काली बेटी की बात सुनकर पिता को काफी बुरा लगता है। वैसे तो शुरू से ही उसका पिता और माँ दोनों ही अपनी बेटी के काले रंग से नफरत करते थे, पर पहली बार पिता अपनी बेटी के लिए प्यार नजर आता है। पर अभी भी उसकी माँ उसके काले रंग से दोनों बेटियां में भेदभाव करती थी। मेरा गुल्लक कहाँ गया? मैंने तो यहीं रखा था। माँ, ये ड्रेस मुझ पर कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है ना? मेरी बिटिया रानी है ही इतनी सुंदर, उस पर तो हर चीज खिलती है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर ही रही थीं कि तभी काली बेटी भी उनके पास जाती है और उसकी नजर टूटे हुए गुल्लक पर जाती है। ये तो मेरा गुल्लक है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? और तुमने इसे तोड़ा क्यों? इसके अंदर के सारे पैसे कहाँ हैं? उन पैसों से मैं अपने लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? वो पैसे मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए थे अपनी किताबों के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पढ़ लिख कर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करोगी? अरे तुम्हारी ये काली शक्ल देखकर तो तुम्हें कोई चपरासी की भी नौकरी ना दे। उसके बाद दोनों माँ बेटी उसका काफी मजाक बनाने लगते हैं और ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं और अब काली बेटी की शादी के लिए कई रिश्ते आते थे, पर उसके रंग की वजह से सब मजाक उड़ाते थे। ऐसे ही अब एक अरे हमें तो ज्योति बिटिया बहुत पसंद है, अब ज्योति ही हमारे घर की बहू बनेगी। भाई साहब, वो तो ठीक है, लेकिन अब अपनी मांग भी बता दीजिए। अरे कैसी मांग अंकल जी? हमें ना ही तो दहेज लेना पसंद है और ना ही देना, इसलिए आप ज्योति की फिक्र बिल्कुल मत करिए। इसके बाद काली बेटी का रिश्ता उस अमीर परिवार में तय हो जाता है और अब गौरी बेटी भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सबको बता देती है, जिसके दोनों की शादी एक ही दिन तय हो जाती है। ये क्या खुशबू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई?
देखो ना, मेरे रूम का एसी खराब हो गया है। इतनी गर्मी में मैं तैयार कैसे होंगी? अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैंने तेरे लिए एसी वाला पार्लर बुक कर दिया है। अब तेरी शादी होने तक तू उसी पार्लर में तैयार होगी। और ये देख, मैं तेरी हल्दी के लिए कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ, और साथ में तेरे मनपसंद फूलों की ज्वेलरी भी। कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ, और साथ में तेरे मनपसंद फूलों की ज्वेलरी भी। माँ, मुझे भी खुशबू के साथ पार्लर जाना है ना तैयार होने के लिए, लेकिन आपने तो मुझे मेरी हल्दी की ड्रेस और ज्वेलरी तो दी ही नहीं। तू क्या करेगी हल्दी लगाकर? तुझे क्या लगता है, तू अपनी इस काली बदसूरत शक्ल पर अगर हल्दी लगाएगी तो तू गोरी हो जाएगी? कौवा कितना ही नहा ले, लेकिन कभी हंस नहीं बन सकता, समझी? फिर थोड़ी देर बाद गौरी बेटी तैयार होकर आती है। उसके बाद बड़ी धूमधाम से उसकी हल्दी की रस्म शुरू होती है और काली बेटी रोती रह जाती है। न जाने भगवान है, मेरी किस्मत में क्या क्या लिखा है। मैं दुनिया की पहली लड़की हूँ जो अपनी हल्दी के रस्म में भी इस तरह रो रही हूँ। इससे अच्छा तो मुझे भगवान अनाथ ही पैदा करता। उसके बाद दोनों बहनों की मेहंदी की रस्म शुरू होती है, जहाँ गौरी बेटी को महंगे मेहंदी आर्टिस्ट आकर बहुत सुंदर मेहंदी लगा रहे थे। तभी काली बेटी उनसे आकर कहती है, खुशबू, तुम्हारी मेहंदी कब तक पूरी होगी? मुझे भी मेहंदी लगवानी है। खुशबू, ये लड़की कौन है? बदकिस्मती से ये मेरी बहन है। तू अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर क्या करेगी? वैसे भी तेरे इन काले हाथों पर मेहंदी का रंग तो चढ़ने से रहा। गौरी बेटी की बात सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं, जिसके बाद काली बेटी रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है और खुद ही मेहंदी लेकर लगाने लगती है और मेहंदी की रस्म को पूरा करती है। ये देखो खुशबू बेटा, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा गुलाबी रंग का लहंगा लेकर आई हूँ। ये लहंगा तुम्हारे गोरे रंग पर बहुत खिलेगा। और ये ले, तेरे लिए ये साड़ी है। माँ, आपने खुशबू को शादी के लिए इतना सुंदर लहंगा दिया और आप मुझे ये साड़ी दे रही हो। शादी में तो हर कोई लड़की लहंगा पहनती है ना, क्योंकि हर लड़की तेरी तरह दिखने में काली चुड़ैल नहीं होती है, समझी? अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा, वरना ये साड़ी भी तुझे पहनने नहीं दूंगी। उसके बाद गौरी बेटी जहाँ एसी में बैठकर पार्लर में मेकअप करवा रही थी और महंगा लहंगा पहने हुए थी, तो वहीं दूसरी तरफ काली बेटी एक सादा सी साड़ी पहनकर खुद ही तैयार होती है। भगवान, कल से मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू है। अब इस सफर में तो मेरा साथ देना। वो खुद से ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है। अरे मैंने कह दिया सो कह दिया, जब तक मुझे 50 लाख नहीं मिलेंगे ये शादी नहीं होगी। अरे सोहम जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? 50 लाख रुपए जितनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? अरे मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। अगर मुझे आधे घंटे में पैसे नहीं मिले तो मैं बारात को लेकर वापस चला जाऊंगा। गौरी बेटी का ससुर उनसे दहेज की मांग कर रहा था। इतना दहेज वे दे नहीं सकते थे। वही काली बेटी खिड़की से ये सब कुछ देख लेती है और अपने फोन में वीडियो बना लेती है और उनके पास आती है और कहती है, आपको शर्म नहीं आती ऐसे खुले में दहेज मांगते हुए? जानते भी हैं अगर पुलिस को पता चल गया तो क्या होगा? पुलिस को पता भी चल गया तो पुलिस क्या ही कर लेगी? कोई सबूत है तुम्हारे पास? उनकी बात सुनकर काली बेटी उसको वीडियो दिखाती है। इसके बाद वो डर जाता है और इतनी देर में वहाँ सभी लोग आ जाते हैं। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? क्यों वंश, तुम तो खुशबू से प्यार करती थी ना? तुमने भी तो अपने पिता को दहेज देने से मना क्यों नहीं किया? क्या दहेज? वंश, तुमने तो कहा था कि तुम दहेज के खिलाफ हो, लेकिन ये सब क्या है? अब ये क्या बोलेगा? इसकी तो असलियत सामने आ गई है ना। अब पुलिस ही इन लोगों से बुलवाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। खुशबू, मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मुझे भी माफ कर दीजिए, पैसों के लालच में आ गया था, लेकिन आज ज्योति बेटी की बातें सुन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद वो दोनों उनसे माफी मांग लेते हैं और फिर दोनों बहनों की एक साथ खुशी खुशी शादी हो जाती है। इसके बाद दोनों माँ बेटी भी काली बेटी से माफी मांग लेती हैं। ज्योति बेटा,
अगर आज तू ना होती तो ये बारात वापस चली जाती और हमारी बहुत बदनामी होती। मैंने तेरी सगी माँ होते हुए भी हमेशा तेरे काले रंग को लेकर तुझसे नफरत की। तुझे कभी दिल से अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन तुझ जैसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है। ज्योति, मुझे भी माफ कर देना। अगर तुम ना होती तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाती। तुम्हारी वजह से ही आज शादी मुमकिन हो पाई है। आप लोग मुझसे इस तरह माफी मत मांगिए। आप लोगों ने मुझे अपना लिया, मेरे लिए इससे बढ़कर क्या ही हो सकता है। उसके बाद काली बेटी दोनों को माफ कर देती है और फिर वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। हाँ, अब इन दोनों में बंटवारा तो होगा ही। रोज रोज की लड़ाई किचकिच से मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। मेरी अनामिका बहू भी कितनी ज्यादा परेशान रहती है। इससे अच्छा बंटवारा करो और झंझट खत्म कर दो। अनामिका बहू, ये जो बड़े बड़े बोरों में आटा चावल तेल मसाले हैं तेरे, और ये जो बोरियों में राशन रखा है मधु, ये सब तेरा है। अब अपना अपना राशन उठाओ और रसोई का एक एक हिस्सा पकड़ लो। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था जो एक सास अपनी दोनों बहुओं का बंटवारा करवा रही थी और एक को ज्यादा राशन और एक को कम राशन दे रही थी। ये जानने के लिए चलते हैं पीछे। क्या मशरूम की सब्जी बनाई है? आपको पता है मुझे मशरूम बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब भी आप ये मसालेदार ग्रेवी वाली मशरूम बनाती हो ना, तो मन करता है कि बिना रोटी सब्जी के इसे सारा खा जाऊं। सब्जियों में ढेर सारे मसाले तेल ना हो तब तक सब्जी में स्वाद कहाँ आता है। तुम्हें तो लौकी भी नहीं पसंद थी, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो कैसे उंगलियां चाट चाट कर खाते हो। वैसे अनुज, किचन का राशन खत्म होने को आया है। मैंने लिस्ट बनाकर तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया, शाम को आते हुए ले आना। 2 हफ्ते पहले ही मैं राशन लेकर आया था, फिर से राशन खत्म हो गया। खाना तो हम 4 लोगों का ही बनता है, तो ये राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे होता है? तेल मसाले थोड़े कम डाला करो। खाना भी तुम्हें मजेदार चाहिए और तेल मसाले भी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? माँ जी, अब आप ही समझाइए इन्हें। बहू सही कह रही है, चुपचाप से शाम को राशन ले आइयो, वरना सीधा बाहर जाकर ढाबे पर खाना खाना। उसकी शादी एक मिडिल क्लास परिवार में भले ही हुई थी, पर उसका मायका बहुत अमीर था, जिसके चलते वो शुरू से ही खाने में भर भर के मसाले डाला करती थी। ऐसे ही दिन उसके छोटे देवर का रिश्ता पक्का हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। अगले दिन उसकी देवरानी की पहली रसोई होती है। मैं यही बाहर हॉल में बैठी हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। घर में सभी को स्वादिष्ट और चटपटा खाना ही पसंद है, तो उनके हिसाब से ही खाना बनाना। भाभी, आप फिक्र मत करिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। सभी को मेरा खाना काफी पसंद आएगा। देवरानी अपनी जेठानी की बात सुनकर रसोई में जाती है और सबके लिए ढेर सारा खाना बनाकर सबको परोसती है, जो सबको पसंद आता है। खाना तो काफी बढ़िया बना है, क्यों भैया? सच, खाना बहुत बढ़िया बना है। सब्जी में मसाले और तेल भी कम है, लेकिन स्वाद भरपूर आ रहा है। यही खासियत होती है खाना बनाने की। भर भर के तेल और मसाले में तो हर कोई अच्छा खाना बना सकता है, लेकिन कम तेल मसाले में अच्छा खाना बनाना अपने आप में ही एक हुनर है। देखा नामिका, सीखो कुछ मधु से। कम तेल और मसाले में भी अच्छा खाना बनाया जा सकता है। अरे तू खाना खाना मिका बहू के पीछे क्यों पड़ा है? और कौन सा राशन के पैसे तू अकेले देता है? रमन भी तो देता है। मेरी दोनों ही बहुएं काफी अच्छा खाना बनाती हैं। अपनी देवरानी की तारीफ होता देख जेठानी को काफी बुरा लगता है। अब उस दिन के बाद से छोटी देवरानी ही कम मसाले में अच्छा खाना बनाने लगी, जिसे देख जेठानी उससे जलने लगती है। और ऐसे ही दिन रसोई में, ये तेल का डब्बा मुझे दो, आज मैं खाना बनाऊंगी। क्यों? इतने दिनों से तुम्हें खाना बना रही हूँ और सभी को मेरे हाथ का खाना भी काफी पसंद आ रहा है। नहीं पसंद आ रहा तुम्हारे हाथ का खाना किसी को भी? ना तेल डालती हो, ना मसाले, बेस्वाद खाना बनाती हो। मेरे तो गले से निवाला भी नहीं उतरता है। अब से खाना मैं ही बनाऊंगी, तुम जाकर घर के दूसरे काम करो। ये तो गलत बात है ना? जिस तरह आप इस घर की बहू हैं, ठीक उसी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ। खाना तो मैं ही बनाऊंगी। दोनों एक दूसरे से तेल का डब्बा छीनने लगती है। तेल का डब्बा मुझे दो, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे बनाती हैं आप खाना। ऐसे झगड़ा करते हुए एक दूसरे से डिब्बा छीनने लगती, जिसके कारण डब्बा एकदम से नीचे गिर जाता है और सारा तेल फैल जाता है। तभी उनकी सास आ जाती है और तेल फैला हुआ देखकर, अनामिका बहू, मधु, ये सब क्या है? तुमने 5 किलो तेल का डब्बा जमीन पर गिरा दिया। आप जानती है ना कि मैं खाना कितना अच्छा बनाती हूँ। इसे खाना बनाने की क्या जरूरत है? आप ऐसे बोल दीजिए, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। खाना भाभी अच्छा बनाती है, लेकिन वो तेल मसाले कितना डालती है। आपने देखा इससे राशन भी कितना जल्दी खत्म होता है और ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं कम मसाले तेल राशन में भी कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। कैसे करो तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रही है? बच्ची हो क्या छोटी? एक तो इतना नुकसान कर दिया, ऊपर से तुम दोनों की कचर पचर। अब जल्दी से सारा तेल साफ करो।
सांता जानती थी कि दोनों बहुओं में किसकी गलती है, पर वो बड़ी की साइड में थी क्योंकि वो अमीर परिवार से थी, दहेज भी साथ लाई थी। अब उस दिन के बाद से दोनों बहुओं में रसोई को लेकर झगड़ा होने लगा। ऐसे ही दिन, ये देखिए, मैंने आपके लिए आलू मटर का पराठा बनाया, खाकर बताइए कैसा बना है। आपके पराठे से तो कितना ज्यादा बटर टपक रहा है। माँ जी, आप ये रहने दीजिए, आप मेरा बनाया हुआ पराठा खाइए। मैंने बिल्कुल कम बटर के साथ पराठा बनाया है। माँ जी हमेशा मेरे हाथ का पराठा खाती है, आज भी वो मेरा ही बनाया हुआ पराठा खाएंगी। नहीं, आप मेरे हाथ का पराठा खाइए। सांता की दोनों बहुएं मिलकर जबरदस्ती ही उसे पराठा खिलाने लगती हैं, जिसके चलते गरम पराठा उसके ऊपर ही गिर जाता है। अब सांता दोनों बहुओं की लड़ाई से तंग आ चुकी थी, जिसके चलते उसने उन दोनों का बंटवारा करने का सोचा और शाम को अपने बेटों से ढेर सारा राशन मंगवाया और दोनों में बांट दिया। बड़ी बहू को उच्च क्वालिटी का राशन दिया और छोटी बहू को खराब क्वालिटी का राशन दिया। ये क्या बात होती है? एक तो माँ ने राशन का बंटवारा कर दिया, ऊपर से इतना कम और खराब क्वालिटी का राशन तुम्हें दिया और अच्छी क्वालिटी का राशन भाभी को। क्यों? वो माँ जी की लाडली है, चाहे कुछ भी हो माँ जी अनामिका को ही ज्यादा प्यार करेंगी, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब बंटवारा हो चुका है, अब तो बस मुझे बचत के साथ इस कम राशन को भी अच्छे से चलाना होगा। अब उस दिन के बाद से देवरानी जेठानी रसोई में अलग अलग खाना बनाने लगती है। एक तरफ जेठानी खाना बनाती है तो दूसरी तरफ देवरानी। जब तक शाही पनीर में भर भर के मसाले की ग्रेवी ना हो, खाने में मजा ही नहीं आता। यही तो फायदा होता है अच्छी क्वालिटी और भर भर के राशन का। कम चीजों में भी कैसे खाना बना लेते हैं। कम चीजों में भी स्वादिष्ट खाना बनाने का हुनर भी सिर्फ कुछ लोगों में होता है। हर लल्लू पंचू से ऐसा नहीं होता। अच्छा खाना बनाने के साथ साथ राशन का बचत भी करना जरूरी होता है। दोनों बहुएं खाना बनाने के साथ साथ एक दूसरे को ताना भी देती हैं। मधु, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, तो तुम्हें राशन का सामान लिखवाना है तो लिखवा दो। अभी तो आधे से ज्यादा राशन बचा हुआ है, इस महीना आराम से चलेगा राशन। सुनिए जी, ये लीजिए लिस्ट और आते हुए राशन ले आना। माँ को बंटवारा करे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुमने उनका दिया हुआ राशन खत्म कर दिया। तुम क्या राशन बेचने का काम करती हो जो इतनी जल्दी खत्म कर देती हो? आपको भी तो खाने में 3-3 तरह की सब्जियां चाहिए, वो नहीं दिखता? खाना स्वाद भी चाहिए, प्लेट भरी भी होनी चाहिए और राशन भी ना खत्म हो। जब से बंटवारा हुआ है तब से राशन की सारी जिम्मेदारी अनुज पर आ गई थी और उसकी सारी कमाई राशन में ही खत्म हो जाती थी। देखिए ना, ये साड़ी कितनी सुंदर है, सिर्फ 5,000 रुपए की है, मुझे दिला दीजिए ना। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतनी महंगी साड़ी है, अब ये साड़ी मैं अपने आप को बेच कर लेकर आऊँ क्या? राशन की वजह से अनुज परेशान रहने लगा था, जिसके चलते वो अपनी पत्नी को हर चीज के मना करने लगा था। कितना टाइम हो गया है बाहर कहीं गए हुए, चलिए ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बाहर घूमने के लिए भी पैसे चाहिए, कहाँ से लेकर आऊँ मैं पैसे? इतनी अच्छी सैलरी है आपकी, लेकिन फिर भी क्या आपके पास पैसे नहीं है? किस पर उड़ा रहे हैं आप इतने पैसे? कहीं आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? अच्छा तो ये बात है, अभी बताता हूँ। ये सुनकर अनुज को गुस्सा आ गया और वो अपने बैग से ढेर सारे राशन के मिल निकालता है, जिसमें उसने 1 महीने में 30,000 का राशन मंगवा लिया था। इसी तरह चलता रहा ना तो मैं बस राशन के लिए कमाऊंगा और सेविंग्स के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं भी नहीं जानती थी कि मैं इतना ज्यादा खर्च करवाती हूँ आपसे। सच में मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगा था कि 5 से 10,000 में राशन आ जाता है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है बंटवारे के बाद, अब मुझे इसका एहसास हो रहा है। ये सब देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से वो खुद ही बंटवारा खत्म कर देती है और अब देवरानी जेठानी खुशी खुशी मिलकर रहने लगती है।